नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे 12th क्लास के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, पृष्ठ रसायन। आज हम बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म में अगला यहाँ पे गुणधर्म कणों पर आवेश। कणों पे आवेश कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूँ, कोलाइडी कणों पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है। ठीक है, विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति क्या होती है, समान होती है। यह प्रकृति धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। इसको पता लगाएंगे हम आगे किससे, विद्युत कण संचलन जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत कण संचलन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो इसी का भाग है। बाकी उसको मैंने अवक्षेपण के बाद में बताया, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अवक्षेपण के बाद में बता रहा हूं उसको। विद्युत कण संचलन विधि। अच्छा जी, आपको एक बात समझनी है यहाँ से कि सर यदि धनात्मक आवेशित सोल है, ठीक है, और ऋणात्मक आवेशित सोल है, तो इनमें क्या क्या अंतर है। यदि आप देखते हैं यहाँ पे जल योजित धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, और इधर सिर्फ धातुएं। जल योजित धात्विक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर जल योजित यानी कि इसमें जल होना चाहिए। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, यानी कि धातु प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O का मिश्रण। ठीक है, तो आपको याद रखना है Al2O3.XH2O, क्योंकि इसको मैं आगे यूज करूंगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। चलो जी, CrO3.XH2O, Fe2O3.XH2O, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब सीधा ही पता चल रहा है ना, जल योजित यानी कि इसमें जल योजन हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या है, ऑक्साइड इनके ऑक्सीजन है ही सही, और धातु तो यहाँ पे रहेगी सही। ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक आवेशित सोल की हम बात करते हैं तो क्या रहेगा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सोल। क्लियर है भाई। चलो जी, अब अगली बात समझो। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे धनात्मक आवेशित सोल में, तो दूसरी बात देखना, क्षारकीय रंजक पदार्थ जैसे कि मेथिलीन, नील सॉल्ट, इनका यूज होता है। ठीक है, धात्विक सल्फाइड AS2S3, ठीक है, Sb2S3, CDS सोल, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं इनको। ठीक है, जब हमने यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग की थी ना, तब भी शायद हमने यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को बताया था, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, चलो जी, और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन इसका उदाहरण है। ठीक है, इसका क्या है, अम्लीय रंजक जैसे कि एओसिन हो गया, कांगो रेड सोल हो गया। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड जैसे कि TiO2 सोल हो गया, और इसमें क्या आ जाएगा, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मृतिका। ठीक है, मृतिका यानी कि क्ले जिसे बोला जाता है। चलो जी, सोल कणों पर आवेश निम्न कारणों से होता है, यानी कि अब सोल कण जो हुए उन पे आवेश किन कारणों से हो रहा है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन है, यानी जो कारण है, वो क्या है यहाँ पे, वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता हुआ क्वेश्चन है, तो एक ये याद रखना कि वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत क्या है, इस बात को समझो थोड़ा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझाने का प्रयास करता हूं थोड़ा। इस सिद्धांत के अनुसार सोल कण विलयन में उपस्थित आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। ठीक है जी, इस प्रक्रिया में अब वर्णात्मक अधिशोषण तो कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं यहाँ पे, सोल कण विलयन में उपस्थित आयनों का, यानी कि जो कण हैं वो किसका अधिशोषण कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसका, आयनों का। ठीक है, कण कर रहे हैं आयनों का। अब वर्णात्मक अधिशोषण क्या होता है, इस प्रक्रिया को समझो। इस प्रक्रिया में कोलाइडी कण विलयन में उपस्थित, इस प्रक्रिया में जो कोलाइडी कण हैं वो विलयन में उपस्थित सम आयन से क्या तात्पर्य है, तो आप बोलेंगे सर सम आयन यानी कि समान आयन, एक जैसे आयन। ठीक है, एक जैसे आयन का अधिशोषण कर लेते हैं और आवेश प्राप्त कर लेते हैं। यही प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, वर्णात्मक अधिशोषण। ठीक है, यदि कोलाइडी कण धनायनों का अधिशोषण करते हैं, अब देखो दो प्रकार की बातें हैं, दो तरह के आयन थे। फिर से समझो बातों को, मैंने क्या बोला है, वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत है। ठीक है, उसमें क्या बात होगी कि जो कण रहेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे विलयन में उपस्थित आयनों का अधिशोषण करेंगे। ठीक है, अब विलयन में उपस्थित आयनों का अधिशोषण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले तो एक बात, ऐसा नहीं है कि आप प्लस का भी कर रहे हैं माइनस का भी कर रहे हैं, या तो प्लस का ही करेंगे, ठीक है, या फिर माइनस का ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर धनावेश का भी कर सकते हैं और ऋणावेश का भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ यहाँ पे किसको, धनावेश को। ठीक है, यदि कोलाइडी कण धनायनों का अधिशोषण करते हैं तो उन पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, यदि कोलाइडी कण ऋणायनों का अधिशोषण करते हैं तो उन पर ऋणावेश आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि आप ऐसे देखो ना कि यदि आप अपने सर पे मिट्टी डालोगे
तो मिट्टी ही आएगी, पानी डालोगे तो पानी आएगा। यदि ये अधिशोषण धनायनों का करेगा तो धनावेश आएगा, ऋणायनों का करेगा तो ऋणावेश आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात आई क्या समझ में भाई? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणावेशित आ जाएगा। उसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, समझ लो भाई। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे क्या आया, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वैद्युत अपघट्य क्या है, AgNO3, यहाँ पे क्या है, Ki लिया है। ठीक है, अच्छा यदि मैं AgI की बात करता हूँ तो एक बार तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे Ag+ आ गया, और एक बार क्या आ गया यहाँ पे आपको I- यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, I- किसका, Ki का। ठीक है, और यहाँ पे Ag+ वाला। ठीक है, अभी इनको हम अलग भी करेंगे। ठीक है, जब हम अगली क्लासेस देखेंगे ना, वहाँ पे हम इसको खत्म भी करेंगे, यानी कि जहाँ पे एक तरफ रक्षा कराएंगे एक तरफ बनाएंगे, वहाँ पे खत्म भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि हम देखते हैं यहाँ पे AgI पे Ag+ है, यानी कि यहाँ Ag+ अधिशोषित होता है, यानी कि ये क्या है, धनावेश है। ठीक है, अच्छा यदि मैं बात करता हूँ इस वाले कण की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऋणावेश आ रहा है I-, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, कण पर आने वाला आवेश, यानी कि कण पर आने वाले आवेश की प्रकृति विलयन में उपस्थित सम आयन की प्रकृति पर निर्भर करती है कि विलयन में जो आयन है, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है। अतः AgI पर यदि Ag+ अधिशोषित होता है तो कोलाइडी विलयन धनावेशित होता है, बिल्कुल सही बात है। और यदि I- अधिशोषित होता है तो ये ऋणावेशित होता है। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी कहानी का सिर्फ एक ही सार है कि धनावेश, धनायन पड़ा हुआ है तो धनावेश आएगा, ऋणायन पड़ा हुआ है तो ऋणावेश आएगा। जो आप ग्रहण करोगे वही आप आगे बताओगे कि मैंने क्या ग्रहण किया है। ठीक है, तो अब इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, वर्णात्मक अधिशोषण सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि सर आवेश आने का रीज़न क्या है। वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत, वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत क्या है सर, कण जब यहाँ पे विलयन में से आयनों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं तो यहाँ पे बात बन जाती है किसके, वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। लेकिन अभी भी यह अधूरा है, क्यों, सम आयन, समान आयन, यानी कि एक जैसे आयन करेगा। धनायन कर रहा है तो धनायन ही करेगा, ऋणायन कर रहा है तो ऋणायन ही करेगा। धनायन यदि कर लिया तो आवेश कौन सा आ जाएगा, धनावेश। ऋणायन यदि अधिशोषित कर लिया तो यहाँ पे आवेश कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अरे तुम्हें समझ में आता है क्या? ठीक है, चलो जी, तो ये वाला डायग्राम आप ध्यान रखें, इससे आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बार AgNO3 और एक बार Ki डाला, दो तरह की चीजें हैं। अब यहां से तो क्या करेगा, यहाँ पे Ag+ को यहाँ पे अपने ऊपर कर लेगा, और यहाँ पे क्या होगा, I- को अपने ऊपर डाल लेगा। ठीक है, यदि I- को डाल रहा है तो ऋणावेश, Ag+ को डाल रहा है तो धनावेश। क्लियर है भाई? ठीक है, तो यहां पे हम खत्म करते हैं आवेश को। अगली क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत कण संचलन के बारे में। ठीक है, और उसके पहले हम देख लेंगे अवक्षेपण क्या होता है, उसको एक बार देख लेंगे। अवक्षेपण क्या है, अवक्षेपण यानी खत्म करना, कोलाइडी विलयन को खत्म करना, नष्ट करना। उसके बाद में वैद्युत कण संचलन जो है वो एक विधि है जिसमें हम आवेश का भी पता लगाते हैं कि कौन सा आवेश है, और उसको भैया नष्ट भी वही कर देता है। ठीक है, वो वाली विधि यहाँ पे कोलाइड को नष्ट भी करने के लिए काम आएगी। तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।